Hello guys, myself Rahul Seni. Today we are going to discuss an important topic of your nursing fundamental subject. इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन थेरेपी या O2 इनहेलेशन। ये टॉपिक आपके नर्सिंग के हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आप नॉर्थ सेट ले लो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो या इनक्लेक्स वाला एग्जाम ले लो। हर एग्जाम के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि 2 से लेके 5 तक होते हैं, मतलब 2 से 5 तक क्वेश्चन आपको O2 थेरेपी से पूछे जाते हैं। तो गाइज मैंने इस वीडियो के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर अप किए हैं, तो प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाई ऑल टिश्यू टू सपोर्ट सेल मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। इन एक्यूट इलनेस लो टिश्यू ऑक्सीजनेशन, मतलब जैसे अगर अपने टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो गई है, या पेशेंट को कोई भी वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो हमें O2 थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है। सो O2 इनहेलेशन। O2 इनहेलेशन इज नॉट ए राइट ऑफ नर्स, मतलब O2 इनहेलेशन नर्सेज का राइट्स नहीं होता है। बट नर्स कैन एडमिनिस्टर्ड O2 इन इमरजेंसी कंडीशन, बट नर्सेज कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशन। यू ऑल आर नो अबाउट इट कि अगर किसी पेशेंट का कोई भी कंडीशन हो रखा है, सिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। लेकिन किसी का लाइफ सेव करना है तो उस समय हम ऑक्सीजन दे सकते हैं इन लोअर कंसंट्रेशन 1 to 2 लीटर, ठीक है, 1 to 2 लीटर पर मिनट। तो ये चीज़ गाइज आपको याद रखना है। सो नाउ वी कम्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। कौन से पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी हमको देना है, तो उससे पहले हम उसका क्या असेसमेंट कर सकते हैं। तो असेसमेंट के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पेशेंट का कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देना है या नहीं देना है। उसके बाद हम उसका नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन। नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन में क्या आएगा? हम उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे कि भाई पेशेंट को ऑक्सीजन का नीड है या नहीं है। तीसरा हम करेंगे इन्वेजिव एग्जामिनेशन। इन्वेजिव एग्जामिनेशन में क्या आएगा गाइस? इसमें आएगा ABG एनालिसिस, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। सो फर्स्ट वी कम्स ऑन द ऑब्जर्वेशन टॉपिक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को O2 थेरेपी देनी है, उससे पहले हम क्या असेसमेंट करेंगे, क्या डाटा कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे? सबसे पहले रेस्टलेसनेस देखेंगे, सेकंड साइनोसिस देखेंगे। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है, रेस्टलेसनेस कंडीशन है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेशेंट रुक ही नहीं रहा है, मतलब उसका रेस्टलेसनेस एक्टिविटी हो रहा है, या पेशेंट को साइनोसिस है, तो हम असिस करेंगे कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, इस पेशेंट को ऑक्सीजन का नीड हो सकता है। गाइस इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इजीली आराम से डिस्कस करेंगे, आप आराम से सुनते रहिएगा। तो हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने 2 चीज देखी, रेस्टलेसनेस एंड साइनोसिस, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम अर्ली इंडिकेटर क्या देखेंगे? अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और उस पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे? तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये पूछ रहा अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अनकॉन्शियस पेशेंट कभी रेस्टलेस नहीं हो सकता क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? साइनोसिस। तो इस क्वेश्चन को इजीली आराम से ध्यान रख के पढ़ना है गाइस। अगर अनकॉन्शियस पूछे तो हम क्या देखेंगे? साइनोसिस। अगर उसी अनकॉन्शियस की जगह कॉन्शियस आ जाए, जैसे यही क्वेश्चन सेम पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए कॉन्शियस पेशेंट। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए कॉन्शियस पेशेंट, तो कॉन्शियस पेशेंट में हम अर्ली इंडिकेटर क्या देखेंगे? रेस्टलेसनेस देखेंगे। पेशेंट रेस्टलेसनेस होगा तो हमें पता चलेगा कि भाई पेशेंट को ऑक्सीजन का नीड है। सो नाउ वी कम्स ऑन द सेकंड असेसमेंट। फर्स्ट हमने असेसमेंट कैसे किया? ऑब्जर्वेशन से। हमने ऑब्जर्वेशन किया, कोई पेशेंट अगर रेस्टलेसनेस हो रहा है, अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस आया है लेकिन रेस्टलेसनेस कंडीशन है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन से हम आइडिया लगा लेंगे कि पेशेंट को नीड है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में आया है,
पेशेंट को वो हो रखा है, पेशेंट पेल हो रहा है, पेशेंट को ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, मतलब पेशेंट को साइनोसिस हो रखा है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर साइनोसिस देखेंगे और कॉन्शियस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस देखेंगे। ये गाइस याद रखना। अब सेकंड पढ़ते हैं नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन। नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे, ठीक है। नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन के अंदर हम देखेंगे, हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे पेशेंट को, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर कौन से में लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर में। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पल्स ऑक्सीमीटर कहां पे लगाना चाहिए, तो इंडेक्स फिंगर में लगाएंगे। आर यूज टू असिस्ट द O2 सैचुरेशन इन ए पेशेंट। O2 सैचुरेशन इन ए पेशेंट, ठीक है। सैचुरेशन मींस क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द O2 विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम क्या देखेंगे, O2 सैचुरेशन इन ए पेशेंट, ठीक है। हम O2 सैचुरेशन देख रहे थे। O2 सैचुरेशन का मतलब क्या था, बाइंडिंग ऑफ द O2 विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, सैचुरेशन। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल्स को। ये भी क्वेश्चन गाइस याद रख लेना, क्या पता पूछ भी ले, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सो पूछ लिया किसी ने, व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होता है, जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे, मोर देन 95%। कितना होता है, मोर देन 95%। गाइस ये याद रखना, मोर देन 95% O2 सैचुरेशन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, इफ सैचुरेशन लेस देन 95%, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट का 95 से कम O2 सैचुरेशन आ रहा है तो अपना प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, क्लीन एयरवे और सक्शनिंग। वी हैव टू क्लीन द एयरवे, हमें देखना है कि पेशेंट का एयरवे क्लीन है या ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 86। लेस देन कितना हो गया, 86% हो गया है O2 सैचुरेशन। किसी पेशेंट का हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख रहे हैं, उसका O2 सैचुरेशन 86% हो गया है, तो अपना प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। गाइस अगर एग्जाम के अंदर आपके पास कहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इसके अंदर जैसे ऑप्शन में बहुत सारे दिए हैं, ऑप्शन में ये दिया है इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। तो अगर O2 सैचुरेशन 86% है तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। आफ्टरवर्ड्स यू स्टार्ट द ऑक्सीजन इनहेलेशन, उसको अच्छे से पोजीशन देके, जो भी सेमी फाउलर जो देके और उसका एयरवे क्लीन करके आपको O2 इनहेलेशन देना, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, अगर 86% आ गया तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इन्फॉर्म टू द पर्टिकुलर ट्रीटिंग डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द कॉमनेस्ट साइट, विच ऑफ द कॉमनेस्ट साइट और विच ऑफ द कन्वीनियंट साइट, ठीक है। ये दोनों पूछे जाते हैं। वेयर प्रोब ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर अप्लाई बाय ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर, ये मैंने अभी बताया था आपको गाइस, ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द रिलायबल साइट वेयर प्रोब ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर कैन बी अप्लाई, ठीक है। विच ऑफ द रिलायबल साइट, अगर इसी क्वेश्चन में रिलायबल वर्ड आ गया है तो कौन सा होगा, ईयर लोब, ठीक है। मोस्ट रिलायबल साइट मतलब कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है ईयर लोब, ठीक है। ये गाइस याद रखना, ये एक वर्ड की वजह से भी आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट यूज करने के लिए कौन सा होता है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और रिलायबल साइट कौन सा है, ईयर लोब। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट टू पेशेंट बिफोर O2 एडमिनिस्ट्रेशन, यानी O2 एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या डाटा कलेक्शन करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया नॉन इन्वेजिव एग्जामिनेशन, यानी पल्स ऑक्सीमीटर लगा के पेशेंट में O2 सैचुरेशन देखना। नंबर 3 हम पढ़ेंगे इन्वेजिव एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे, इन्वेजिव एग्जामिनेशन। इन्वेजिव एग्जामिनेशन में क्या होता है गाइस, इसके अंदर हम एबीजी एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एबीजी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्या पूछा है इसने, एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। मतलब एक्यूरेट और रिलायबल मेथड कौन सा होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने के लिए, ठीक है।
तो क्या होगा, एबीजी गैस एनालिसिस। गाइज ये हमेशा ध्यान रखना, ये ही एक्यूरेट मेथड होगा। जैसे अगर किसी को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, किसी को एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दिया, उसके बाद एक्यूरेट मेथड पूछे कि एक्यूरेट मेथड क्या होगा कि एनजी ट्यूब उसके सही जगह पे है या नहीं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सरे। यस गाइस, तो ध्यान रखना कि एक्यूरेट मेथड इसमें कौन सा होगा, किसी में ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने का, एबीजी गैस एनालिसिस। ठीक है, एक ये देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, इफ ए पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, सो यू हैव टू चेक एबीजी गैस एनालिसिस एवरी 8 आवरली। दिन में 3 बार आपको एबीजी गैस एनालिसिस करना, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसका एक्यूरेट ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कॉमनेस्ट साइट, कौन सी कॉमन साइट है जहां से एबीजी गैस एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर ऑप्शन में अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो फर्स्ट आंसर कौन सा होगा, रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी से सबसे पहले हम वो लेते हैं ब्लड सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फीमोरल आर्टरी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फीमोरल आर्टरी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकियल आर्टरी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गाइज इनको याद कर लीजिए कि हमेशा रेडियल आर्टरी से ही सबसे पहले एबीजी गैस एनालिसिस के लिए सैंपल लिया जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर फीमोरल आर्टरी से, अगर वो पाल्पेबल नहीं हो रही या कोई नहीं ले पा रहा तो उसके बाद फीमोरल से, और थर्ड ब्रेकियल से। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तीनों आर्टरी एक ऑप्शन में है तो तीनों से कर सकते हैं, बट राइट आंसर विल बी रेडियल आर्टरी, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देना, हम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी पढ़ेंगे। अगर रेडियल ऑप्शन में नहीं है तो आपको फीमोरल राइट करना है। ठीक है, अगर फीमोरल भी ऑप्शन में नहीं है तो ब्रेकियल आपको करना है, लेकिन अगर तीनों एक साथ ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को कौन सा करना है, रेडियल आर्टरी पे। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, कॉमनेस्ट साइट जहां से सैंपल लेते हैं, फर्स्ट कौन सा आ गया, रेडियल, सेकंड फीमोरल, थर्ड ब्रेकियल। ठीक है, उसके बाद आप और पढ़ लीजिए डोर्सालिस पेडिस, एक्सिलरी आर्टरी। सो रेडियल आर्टरी ही क्यों कॉमनेस्ट है, द रेडियल आर्टरी इज यूज्ड मोस्ट ऑफन बिकॉज इट इज असेसिबल, इजीली असिस हो जाती है। ठीक है, इजीली उसको हम वो ना पोजीशन देके उसका सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट देन द अल्टरनेटिव साइड, दूसरी साइड के मुकाबले पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होती है। तो गाइज यही रीजन है कि हमारे लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी कहां से सैंपल लेते हैं, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, आप आर्टरी की सारों की साइट देख लीजिए, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले कहां से सैंपल लेते हैं, रेडियल आर्टरी से गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड बाय ए नर्स बिफोर कैनुलेशन रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट होता है, एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, एलन टेस्ट। इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है। क्या की जाती है, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है। गाइस ये आप रट लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म बाय नर्स बिफोर कैनुलेशन द रेडियल आर्टरी, तो कौन सा टेस्ट होगा, एलन टेस्ट। उसमें क्या देखा जाता है, तो अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है गाइज, ये एक प्रकार का कॉमन क्वेश्चन है। सो गाइज नाउ वी कम्स ऑन द नॉर्मल एबीजी एनालिसिस। गाइज इसमें हम आज इतना ही चेक करेंगे, सिर्फ नॉर्मल इसका देख लेते हैं। इसके बाद हम एबीजी के लिए अलग से क्लास लेके आएंगे गाइज, वरना ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिए नॉर्मल वैल्यू देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ एबीजी गैस एनालिसिस से रिलेटेड नॉर्मल वैल्यू भी पूछ ली जाती है। ठीक है, ठीक है, PCO2 कितना होता है, 35 to 45 mm ऑफ Hg, PO2 80 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, HCO3 24 to 27 और pH, ब्लड pH 7.35 to 7.45 गाइस। ठीक है गाइस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस का मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बता दिया। अगर ब्लड pH 7.35 से कम है तो एसिडोसिस होगा, और 7.45 से ज़्यादा तो एल्कलोसिस होगा। ठीक है गाइस, इसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे कि मतलब कौन सा एसिडोसिस होगा, कौन सा एल्कलोसिस होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, ऑक्सीजन इनहेलेशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है गाइस, O2 इनसफिशियंसी क्या होती है, व्हाट इज O2 इनसफिशियंसी। ठीक है, अगर PO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन 60%, इज लेस देन 60 mm ऑफ Hg गाइस, इट लेस देन 60 mm ऑफ Hg, उसको हम बोलेंगे O2 इनसफिशियंसी। If PO2 less than 60 mm of Hg, it is known as O2 insufficiency। इसको याद रखिएगा गाइज, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी साथ में लिया। गाइज अब O2 थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ O2 इनहेलेशन। क्या क्या मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेजल कैथेटर हो गया, नेजल कैनुला कैनुला हो गया, ठीक है, नेजल कैथेटर हो गया, नेजल कैनुला या नेजल प्रोब्स हो गए, मास्क हो गए, सिंपल मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीथर, नॉन रीब्रीथर, एरोसोल मास्क एंड टेंट मेथड, हुड मेथड। ये सारे क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे, यही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। उससे पहले हम ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हर बार टर्मिनोलॉजी या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ O2 इनहेलेशन। सो हम पढ़ रहे हैं जनरल पॉइंट अबाउट O2 थेरेपी, ठीक है। तो जनरल ऑक्सीजन से रिलेटेड यही है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितना होता है इन्वायरमेंट के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कितना होता है? 21%। कितना होता है? 21%। और ऑक्सीजन क्या है? एक सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से हम फायर को एग्रेवेट कर सकते हैं, इससे फायर एग्रेवेट हो सकता है, ठीक है। ये सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस है, ये हेवियर देन एयर है, एयर के मुकाबले ज़्यादा हेवी होती है। ऑक्सीजन एक ऑडरलेस गैस है, ये कलरलेस गैस है, ये सबको पता है गाइस, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे ये पूछा गया था, प्रेशर इन द सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर होता है। तो गाइस ये लिख लीजिए आप, ये इसको याद करना है, ठीक है। 2200, ऐसे याद कर लो, 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ये सुनो। ये गाइस सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कलर ऑफ द सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी होगा उस सिलेंडर का, क्या होगा? ब्लैक बॉडी होगा, और व्हाइट टॉप होगा, क्या होगा? ब्लैक बॉडी एंड व्हाइट टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, कलर ऑफ द सिलेंडर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर क्या होगा, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर क्या होगा? तो ब्लू कलर होगा। कभी कभी एग्जाम के अंदर फ्रेंच ब्लू या स्काई ब्लू आता है, ठीक है। फ्रेंच ब्लू या स्काई ब्लू आता है। नाइट्रोजन के सिलेंडर के मतलब नाइट्रोजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ब्लू या फ्रेंच ब्लू या स्काई ब्लू। और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होता है इन्वायरमेंट के अंदर? 78%। ऑक्सीजन का कितना होता है? 21%, ठीक है गाइस। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज यूज इन जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम जनरल एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू। तो हमने क्या बोला? नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड इन द एनेस्थेसिया, इट यूज इंप्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है गाइस। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस इसके इन्वायरमेंट में कितनी होती है? तो 78% होती है। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये जनरल एनेस्थेसिया के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम में ली जाती है। इसके थ्रू जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है इनहेलेशन के थ्रू। इसके सिलेंडर का कलर ब्लू होता है या स्काई ब्लू होता है, ये याद रखना गाइस, ठीक है। ये कलर किसका है? O2 सिलेंडर का, ठीक है। O2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है? बॉडी क्या होगा? ब्लैक होगा। बॉडी क्या होगा? ब्लैक होगा। और टॉप क्या होगा? व्हाइट होगा। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए लेके चल रहा हूँ गाइस इसको, ठीक है। अब देखते हैं CO2 के सिलेंडर का कलर कैसा होता है। CO2 का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो CO2 के सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। ये एक प्रकार की फिलिंग गैस है। CO2 इज ए फिलिंग गैस, ठीक है। इसके थ्रू हम उसको किसी पेशेंट के लिए लेप्रोस्कोपी कुछ काम में ले रहे हैं, तो इस गैस को फिल कर दिया जाता है वहाँ पर, ताकि इजीली जो भी ऑर्गन है वो विजिबल रहे और इजीली ऑपरेशन हो सके, दूसरे ऑर्गन को कट ना लगे, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस, CO2 भी हॉस्पिटल के अंदर काम में ली जाती है। इसके सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है गाइस। तो हमने क्या बोला? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज एज ए इनसफ्लेशन गैस। इनसफ्लेशन का मतलब क्या है? फिलिंग गैस है। क्या है? फिलिंग गैस है, ठीक है। इसको फिल किया जाता है एज ए क्रायोथेरेपी एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड इन ए इनसफ्लेशन गैस फॉर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें कम से कम इन्वेजन किया जाए, ऐसी सर्जरी में लेप्रोस्कोपी हो गया, ठीक है, एंडोस्कोपी के थ्रू कुछ हो गया। तो गाइस ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। CO2 के सिलेंडर का कलर पूछ लिया, तो कौन सा कलर होता है CO2 के सिलेंडर का? ग्रे कलर। कौन सा कलर? ग्रे कलर। तो गाइस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ह्यूमिडिफाई बोतल।
ऑक्सीजन थेरेपी जब देते हैं, एक वो बोतल लगाई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफाइड बोतल। इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वोल्फ बोतल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम पूछा गया था, ह्यूमिडिफाइड बोतल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिफाइड O2 प्रिवेंट्स ड्राइनेस एंड इरिटेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। इससे क्या होता है? ह्यूमिडिफाई जब अपन बोतल लगाते हैं तो इसका फायदा क्या होता है? ये क्या करता है? वहां पे ड्राइनेस को रोकता है। क्या करता है? ड्राइनेस को रोकता है और इरिटेशन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको ड्राइनेस होने से रोकता है, उसको इरिटेशन होने से रोकता है, और रिड्यूस थिकनेस ऑफ द म्यूकस। क्या करता है? रिड्यूस थिकनेस ऑफ द म्यूकस इन द एयरवे। तो जो म्यूकस है वो कहीं अंदर ऑक्सीजन, सिर्फ ड्राई ऑक्सीजन देंगे तो वहां से इरिटेशन होगा, पेशेंट को छिल सकता है अंदर से, उसका म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है। तो ये क्या करता है? ह्यूमिडिफाई बोतल से जैसे अपन ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? रिड्यूस होगा थिकनेस, और रिड्यूस थिकनेस ऑफ म्यूकस होगा, जिसकी वजह से एयरवे के अंदर कुछ इरिटेशन नहीं होगा, एयरवे ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, ड्राइनेस नहीं होगा। और उसका दूसरा नाम क्या है? वोल्फ बोतल। गाइस ये याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। क्या है नाम है ह्यूमिडिफाई बोतल का? वोल्फ बोतल, ठीक है। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ O2 इनहेलेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन कैसे करते हैं उन मेथड का। भाई कौन सा मेथड यूज लेके हमें नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देनी है, कैथेटर से देनी है, या मास्क से देनी है, या हुड से देनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। पेशेंट का एज क्या है, ठीक है, डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट की क्या सिचुएशन है, और डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। कितना इंपॉर्टेंट है अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हमारे पास फेस मास्क है ही नहीं और पेशेंट को फेस मास्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हो वो भी अपन मतलब है ना देख के चलेंगे सिलेक्शन करने में, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स चॉइस। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई पेशेंट को ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क से देना है, सो आपको डॉक्टर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो मेथड सिलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ द मेथड डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, डिपेंड ऑन द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज, हॉस्पिटल में जो अवेलेबल रिसोर्स है, और डॉक्टर का क्या चॉइस है, ठीक है, उससे हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजीली मत लीजिए, आराम से इसको समझना है। अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे को वापस कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेजल कैथेटर, ठीक है, नेजल कैथेटर। इसका ये क्वेश्चन आता है, कॉमनेस्ट मेथड कौन सा है जिसके थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में? कॉमनेस्ट मेथड कौन सा है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर? तो क्या आंसर होगा? नेजल कैथेटर। क्या आंसर होगा? नेजल कैथेटर, ठीक है। तो नेजल कैथेटर पे हम डिस्कस करेंगे अब। तो ये होता है नेजल कैथेटर। क्या होता है? नेजल कैथेटर। गाइस ध्यान रखिएगा, नेजल कैथेटर के थ्रू ऑक्सीजन दी जाती है। तो हम फर्स्ट मेथड क्या पढ़ रहे हैं? नेजल कैथेटर। ये कॉमनेस्ट मेथड है। क्या है? कॉमनेस्ट मेथड है। कॉमनेस्ट मेथड यूज इन क्लिनिकल, ठीक है गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉमनेस्ट मेथड है यूज इन क्लिनिकल, क्योंकि अपने को सिर्फ एग्जाम करने के लिए क्वेश्चन से ध्यान रखना होगा, जैसे आप फेस मास्क लगाते होंगे हॉस्पिटल में, बट दिस इज द कॉमनेस्ट मेथड यूज इन क्लिनिकल, ये आपको याद रखना। तो नेजल कैथेटर के लिए प्रोसीजर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सेलेक्ट 4 to 6 फ्रेंच साइज ऑफ कैथेटर हमारे पास होना चाहिए, जो अभी मैंने दिखाया था वीडियो में, वो कैथेटर होता है। 2% जाइलोकेन होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? रोज पोजीशन देना। रोज पोजीशन का मतलब क्या होता है? हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ हेड का हाइपर एक्सटेंशन करके देना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन कौन सी काम में ले सकते हैं? तो हाई फाउलर पोजीशन काम में ले सकते हैं, जहां पर पेशेंट का एंगल कितना होगा? 75 to 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है गाइस। तो नेजल कैथेटर का मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे अपन एनजी ट्यूब का मेजरमेंट करते हैं, ईयर लोब टू, ठीक है, जीपॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, वैसे इसका कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, क्या करते हैं? टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ठीक है। अप्लाई जाइलोकेन, ठीक है, टिप ऑफ द कैथेटर पे अप्लाई करना है, फिर उसको इंसर्ट कर देना है। ये कहां तक जाएगा? ये नोज से लेकर यूवुला तक जाएगा। कहां तक जाएगा? नोज से लेकर यूवुला तक जाएगा गाइस। कहां तक जाएगा? नोज के थ्रू उसको इंसर्ट करके कहां तक भेजेंगे? यूवुला तक, ठीक है, यहां तक जाएगा नेजल कैथेटर, ठीक है गाइस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझना है अच्छे से। तो हमने कौन सा पोजीशन दिया था पेशेंट को? रोज पोजीशन। क्या दिया था? रोज पोजीशन,
हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ नेक, ठीक है, हाइपर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, रोज पोजीशन का मीनिंग पूछा गया है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में है, इसीलिए बार बार इसको बता रहा हूं, ठीक है। और कैथेटर कहाँ जाएगा, ठीक है, नेजल कैविटी के थ्रू कहां तक जाएगा, यूवुला तक, कहां तक जाएगा, यूवुला तक, ठीक है। वहां पर कैथेटर का टिप यूवुला के बिहाइंड, यानी यूवुला के पीछे कैथेटर का टिप रहेगा, ठीक है गाइस। तो हम क्या देख रहे थे, नेजल कैथेटर, ठीक है, ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें सेवरल जैसे यहाँ पे होल बने होते हैं, ये कहाँ से जाता है, नाक के थ्रू यूवुला तक जाता है, फ्लो रेट 7 to 8 लीटर पर मिनट। बेस्ट यूज क्या है, ठीक है, प्रोसीजर व्हेन कैनुला डिफिकल्ट टू यूज, जब कैनुला को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, तो हम किसको काम में लेंगे, नेजल कैथेटर को, ठीक है गाइस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ हम छोटा सा ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। ट्रांसट्रेकियल कैथेटर क्या होता है गाइस, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं नेजल कैथेटर, लेकिन उसके साथ ही मैं एक ये भी बता देता हूँ ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। इसके अंदर क्या किया जाता है गाइस, इसके अंदर डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर कैथेटर डाल दिया जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर कैथेटर डाल दिया जाता है, जैसे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में, कहाँ पर डालते हैं, सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में, ठीक है। मतलब इसका बेस्ट यूज क्या है, एम्बुलेटरी पेशेंट होना चाहिए हु नीड इंक्रीज मोबिलिटी, उसको मोबिलिटी के लिए ज्यादा चलना है, ठीक है, और वो नाक के थ्रू ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, या नाक का कोई सर्जरी किया हुआ है, ठीक है, तो उसके हम कैसे दे सकते हैं, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर के थ्रू उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिए। देखो नेजल कैथेटर का टिप कहाँ पर होगा, यूवुला के पास होगा, ठीक है। और नेजल कैथेटर, जब हम नेजल कैथेटर के थ्रू ऑक्सीजन देंगे, जब हम नेजल कैथेटर के थ्रू ऑक्सीजन देंगे, तो नेजल कैथेटर को रिप्लेस और चेंज कब करना होता है, तो एवरी 8 आवरली आपको नेजल कैथेटर चेंज करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एनक्लेक्स यू हैव टू चेंज द नेजल कैथेटर एवरी 8 आवरली। तो गाइज मैंने आपको ये बता दिया है कि नेजल कैथेटर के थ्रू देते हैं ऑक्सीजन, ये मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है, क्योंकि आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है, ये क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट, क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, ये होता है गाइस नेजल ऑक्सीजन कैथेटर। इसको देख लीजिए, कभी कभी डायग्राम भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, नेजल कैथेटर के थ्रू ऑक्सीजन कैसे देते हैं, ठीक है। इसमें फ्लो रेट कितना होता है ऑक्सीजन, तो इसमें फ्लो रेट आता है 1 to 4 लीटर, ठीक है, फॉर इन्फेंट, और 3 to 4 लीटर फॉर एडल्ट्स, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कितना होता है, ठीक है, 22 to 30%, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, नेजल कैथेटर का एडवांटेज क्या है, लो फ्लो रेट, एक तो लो फ्लो रेट ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको 1 से लेके 4 लीटर पर मिनट तक, और उसका क्या, लो रिस्क लीकेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ पे होता है, डायरेक्ट जस्ट बिहाइंड द यूवुला, ठीक है, जो कैथेटर का टिप कहाँ होगा, तो ऑक्सीजन का लीकेज सबसे कम होगा। नाउ वी कम्स ऑन द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, नेजल कैनुला या नेजल प्रोब्स, ठीक है, नेजल कैनुला या नेजल प्रोब्स। ये कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 प्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो बोथ नोस्ट्रिल में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, नेजल कैनुला आर यूज्ड इन द सीओपीडी पेशेंट, ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कोई पेशेंट है, तो मोस्टली कौन सा काम में लेते हैं, नेजल कैनुला, कौन सा काम में लेते हैं, नेजल कैनुला। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर नेजल कैनुला भी है और वेंचुरी मास्क भी है, अगर नेजल कैनुला भी है और वेंचुरी मास्क भी है गाइस, तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सीओपीडी पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वेंचुरी मास्क को, किसको देनी है, वेंचुरी मास्क को। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन में आपको डायरेक्ट नेजल कैनुला पे टिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर वेंचुरी मास्क भी ऑप्शन में है, सीओपीडी पेशेंट को आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, तो आपको वेंचुरी मास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, नेजल कैनुला को सेकंड प्रायोरिटी। अगर वेंचुरी मास्क ऑप्शन में नहीं है और कुछ भी ऑप्शन के अंदर हो, तो आपको नेजल कैनुला राइट करना है फॉर सीओपीडी पेशेंट ऑक्सीजन इनहेलेशन। ये नेजल कैनुला किस में यूज किया जाता है, तो ये माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर कोई माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी को लंबे समय तक ऑक्सीजन देना है, तो क्या यूज करते हैं, नेजल कैनुला। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, विच ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टाइम, क्या पूछा उसने, लॉन्ग टाइम, तो क्या राइट आंसर होगा, नेजल कैनुला। अगर उसने ये पूछ लिया होता विच ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड यूज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर O2 इनहेलेशन, तो राइट आंसर क्या होता, नेजल कैथेटर, क्या होता, नेजल कैथेटर,
लेकिन नेजल कैथेटर को एवरी 8 आवरली आपको चेंज करना है। तो इसने क्या पूछा है, फॉर लॉन्ग टाइम, क्या पूछा है, लॉन्ग टाइम, कॉमनेस्ट मेथड, कॉमनेस्ट मेथड के साथ क्वेश्चन में क्या ऐड कर दिया है, लॉन्ग टाइम। तो क्या राइट आंसर होगा, नेजल कैनुला। अगर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर कॉमनेस्ट मेथड है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, तो राइट आंसर होगा नेजल कैनुला। क्या होगा, नेजल कैनुला, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए है। अगर पूछ ले विच ऑफ द कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, कॉमनेस्ट मेथड पूछ ले ओनली, तो अपने को जाना है नेजल कैथेटर पे। अगर उसमें साथ में उसने लॉन्ग टाइम ऐड कर लिया तो नेजल कैनुला होगा। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इजी भी होते हैं और समझने के लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर अपने क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट रीड किया या अच्छे से रीड नहीं किया तो हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। या किसी पेशेंट को ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, अगर किसी पेशेंट को अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसको डर लग रहा है ऑक्सीजन लेने में, मतलब उसको वो सोच रहा है मेरे साथ कोई कुछ अलग से प्रोसीजर ना कर दे, तो ऐसे पेशेंट को हमेशा नेजल कैनुला से ही ऑक्सीजन देनी है। किससे देनी है, नेजल कैनुला से, ठीक है। उसको अगर कोई सीवियर एंग्जियस पेशेंट है, ठीक है, उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको डर लगेगा कि हम कोई दूसरा प्रोसीजर ना कर दें उसको, जैसे उसको मास्क लगाएंगे तो मास्क से वो डरेगा। तो ऐसे पेशेंट में हमेशा नेजल कैनुला काम में लेना। क्या लेना है, नेजल कैनुला गाइस। तो गाइस हम क्या पढ़ रहे थे, नेजल कैनुला, ठीक है, नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, अगर लंबे समय तक देना है। अगर लंबे समय तक नहीं देना है तो मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड कौन सा होगा, नेजल कैथेटर, ठीक है। इसमें 2 प्रोब्स होते हैं, ठीक है, 1 प्रोब्स एंड 2 प्रोब्स। बोथ को हम बोथ नोस्ट्रिल के अंदर, जैसे इसमें डायग्राम में डाल रखा है वैसे डाल देते हैं, ठीक है। इनका साइज कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर। जो प्रोब्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एंग्जाइटी हो रही है, अगर किसी पेशेंट को एंग्जाइटी हो रही है तो उसको हमेशा किससे ऑक्सीजन देनी चाहिए, नेजल कैनुला से। किससे, नेजल कैनुला से या नेजल प्रोब से, ठीक है। और सीओपीडी पेशेंट में भी किससे देते हैं, नेजल कैनुला से। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर नेजल कैनुला भी है और वेंचुरी मास्क भी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वेंचुरी मास्क को। आंसर किसको करके आना है, वेंचुरी मास्क को। लेकिन अगर वेंचुरी मास्क ऑप्शन में नहीं है सीओपीडी पेशेंट के लिए, O2 इनहेलेशन के लिए, तो हमेशा नेजल कैनुला राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। सीओपीडी पेशेंट में कितना रखना होता है ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, 1 to 2 लीटर। कितना रखना होता है, 1 to 2 लीटर पर मिनट, क्योंकि जो सीओपीडी जैसी कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हाइपर केपनिया का चांस होता है। क्या होता है, हाइपर केपनिया का चांस होता है, हाइपर केपनिया का चांस होता है। वहां पर क्या होता है, CO2 रिटेंशन कर जाता है, बॉडी के अंदर CO2 इंक्रीज हो जाता है। तो CO2 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ये सब हम पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस वाली क्लास के अंदर, लेकिन अभी बता देता हूँ गाइस, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सीओपीडी पेशेंट को हमेशा कितना देना है, 1 to 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। क्या हो सकता है, उसको देने से हाइपर केपनिया हो सकता है, ठीक है। हाइपर केपनिया में क्या होगा, CO2 रिटेंशन कर जाएगा बॉडी में। CO2 रिटेंशन करेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद उसका डेथ होने का चांस भी हो सकता है गाइस, क्योंकि गाइस हाइपर केपनिया पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं हाइपर केपनिया को साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपर केपनिया से क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, उससे क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ इंपेयरमेंट हो गया, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होने के बाद पेशेंट का डेथ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हाइपर केपनिया के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, फ्लश्ड हो जाएगी स्किन, क्या हो जाएगी, उसकी स्किन फ्लश्ड हो जाएगी, ड्राउजीनेस होगा, माइल्ड हेडेक होगा, फीलिंग डिसओरिएंटेड, ठीक है, डिसओरिएंट हो जाएगा पेशेंट, ऑक्सीजन देने के बाद भी डिसओरिएंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा कर दिया है। इसीलिए सीओपीडी पेशेंट को कितना देना है, 1 to 2 लीटर गाइज, ये याद रखना, 1 to 2 लीटर पर मिनट, ठीक है, ठीक है। मोस्टली देते हैं नेजल कैनुला से। अगर ऑप्शन के अंदर वेंचुरी मास्क है तो राइट आंसर क्या होगा, वेंचुरी मास्क, और नेजल कैनुला है सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब बता देते हैं पोजीशन यूज्ड फॉर नेजल कैनुला, कौन सी पोजीशन यूज करनी है, ठीक है। तो लो फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन। फ्लो रेट कितना होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, 1 to 6 लीटर, 1 से 6 लीटर फ्लो रेट होता है नेजल कैनुला का। कितना होता है, 1 से 6 लीटर फ्लो रेट होता है नेजल कैनुला का। और नेजल कैथेटर का कितना होता है, कैथेटर का हमने कितना पढ़ा था, 1 से 4 होता है,
ठीक है, उसमें लो कंसंट्रेशन दी जाती है। और नेजल कैनुला का कितना होता है, 1 से 6 लीटर, ठीक है, 1 to 2 लीटर बच्चों में देते हैं, कितना, 1 to 2 लीटर बच्चों में और 3 to 6 लीटर एडल्ट के अंदर, ठीक है। साथ में ये क्वेश्चन देख रहे हैं वापस, व्हाट इज द फ्लो रेट आर मेंटेन्ड बाय ए नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नेजल कैनुला इन ए पेशेंट डायग्नोस्ड विथ सीओपीडी। अभी हमने पढ़ा था क्या हो सकता है, इसलिए कितना देना है, 1 से 2 लीटर देना है, ठीक है गाइस। ये भी एक याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी, कि जैसे हम 1 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, ये याद रखना पड़ेगा गाइस आपको, 24%। इसमें सब में +4 कर दीजिए। 2 लीटर में कितना हो जाएगा, 28। 3 लीटर में कितना हो जाएगा, +4 करते रहिए, 32 +4 36 40 44, ठीक है। तो हम 24 to 44% ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देते हैं थ्रू नेजल कैनुला, ठीक है। अगर 1 लीटर पर मिनट पे देंगे तो कितना होगा, 24। 2 लीटर पर मिनट पे देंगे तो कंसंट्रेशन कितना होगा, 28। ये सारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, जिसको याद करने के लिए +4 इसमें ऐड कर लीजिए। कुछ पूछा नहीं जाता, बस ओनली याद करने के लिए, ठीक है गाइस। लेकिन एक देखो, मैंने मास्क का पूछा, कभी कभी वो ऐसे ही पूछेगा, मास्क में ऑक्सीजन कितना देना, तो मास्क जैसे वर्ड है, मास्क में एस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एस को ऐसे 8 बना लिया, ठीक है। तो मास्क के थ्रू हम कितना दे सकते हैं, 8 से 10%, ठीक है, 8 से 10 लीटर पर मिनट कितना दे सकते हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, 8 से 10। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्क से थ्रू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना दे सकते हैं, कितना लीटर पर मिनट पे दे सकते हैं ऑक्सीजन को, 8 से 10 लीटर पर मिनट पे, ठीक है। ठीक है गाइस, फर्स्ट हमने पढ़ा था नेजल कैथेटर, सेकंड पढ़ा था हमने नेजल कैनुला, थर्ड हम पढ़ रहे हैं मास्क। क्या पढ़ेंगे, मास्क, ठीक है। तो मास्क में मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, 8 से 10 लीटर इसका ऑक्सीजन का फ्लो रेट दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ इसीलिए लिया, व्हाट इज द नॉर्मल फ्लो रेट डिलीवर्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय मास्क, कितना नॉर्मल देते हैं, तो 8 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। मास्क कब यूज में लगते हैं, मतलब काम में लेते हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशन, अगर कोई सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वी हैव टू यूज द मास्क टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट, ठीक है। अब हम मास्क के अंदर देखते हैं, पहले हमने पढ़ा नेजल कैथेटर, सेकंड हमने पढ़ा नेजल कैनुला, थर्ड हम पढ़ रहे हैं मास्क। अब ऑक्सीजन मास्क, जो भी मास्क हैं, ठीक है। अब हम मास्क के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास्क के अंदर फर्स्ट हम ले रहे हैं वेंचुरी मास्क, कौन सा ले रहे हैं, वेंचुरी मास्क गाइस, ठीक है। तो वेंचुरी मास्क क्या होता है, वेंचुरी मास्क से हमेशा एक्यूरेट कंडीशन में ऑक्सीजन दी जाती है, कितना एक्यूरेट कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे सकते हैं वेंचुरी मास्क के थ्रू। सो गाइस हम क्या पढ़ रहे थे, मास्क। सो मास्क में हम क्या पढ़ रहे हैं, वेंचुरी मास्क, कौन सा मास्क है, वेंचुरी मास्क। तो ये है गाइस वेंचुरी मास्क, ये डायग्राम वेंचुरी मास्क का है, ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। वेंचुरी मास्क, ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आता है गाइस, वेंचुरी मास्क कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इसमें है ना आपको क्वेश्चन हमेशा ये डायग्राम देके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि वेंचुरी मास्क से क्या दे सकते हैं, वेंचुरी मास्क से हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन दे सकते हैं ऑक्सीजन का, कितना क्या दे सकते हैं, एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ O2 प्रोवाइड बाय वेंचुरी मास्क, ठीक है। इससे हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन दे सकते हैं ऑक्सीजन का। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन डिलीवर्ड एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कौन सा मेथड है ऑक्सीजन इनहेलेशन का, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन दे सकते हैं ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर क्या होगा, वेंचुरी मास्क, ठीक है गाइस। एक्यूरेट कंसंट्रेशन वेंचुरी मास्क के थ्रू दिया जाता है, ठीक है गाइस। और मैंने ये भी बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हम सीओपीडी के अंदर किससे देंगे ऑक्सीजन, सीओपीडी के अंदर हम देंगे किससे, वेंचुरी मास्क से। तो सीओपीडी के अंदर वेंचुरी मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे एक्यूरेट कंसंट्रेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एक्यूरेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो सीओपीडी में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सीओपीडी में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वेंचुरी मास्क। अगर ऑप्शन में वेंचुरी मास्क है तो वेंचुरी मास्क करना है। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, नेजल कैनुला, क्या होगी, नेजल कैनुला। ये गाइस बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वेंचुरी मास्क, ठीक है, या वेंचुरी डिवाइस के थ्रू हम कितना दे सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कितना दे सकते हैं ऑक्सीजन का ये कंसंट्रेशन। तो वेंचुरी मास्क के थ्रू हम दे सकते हैं 24% टू 60% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे सकते हैं। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना दे सकते हैं वेंचुरी मास्क के थ्रू, इससे एक्यूरेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिया जाता है। तो ये 24 टू 60% हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दे सकते हैं वेंचुरी मास्क से, ठीक है। तो वेंचुरी मास्क में कलर कोडिंग आते हैं,
जैसे ब्लू कलर आ गया, ठीक है, ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर में कितना दे सकते हैं 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन में कितना कंसंट्रेशन रहेगा 24%। 4 लीटर में कितना रहेगा 28%। ठीक है, ये ब्लू हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है, ये ऑरेंज हो गया। ये गाइज आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें 6 लीटर पर मिनट से दे सकते हैं। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा 31%। वो सिर्फ पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ऑरेंज वेंचुरी मास्क के थ्रू हम कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दे सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा 31%। ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइज, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में येलो हो गया, क्या हो गया येलो, इसमें 8 लीटर पर मिनट दे सकते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा 35%। ठीक है, उसके बाद रेड हो गया गाइस, रेड में कितना दे सकते हैं 10 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा 40%। उसके बाद हो गया ग्रीन, क्या हो गया ग्रीन, उसके थ्रू कितना दे सकते हैं 15 लीटर पर मिनट, कितना 15 लीटर पर मिनट, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा 60%। इसीलिए वेंचुरी मास्क से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना दे सकते हैं 24% टू 60%। कितना दे सकते हैं 24% टू 60% ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम वेंचुरी मास्क से थ्रू दे सकते हैं। ये एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट कंसंट्रेशन दी जाती है इससे ऑक्सीजन की। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, ये मैंने आपको सारे बता दिए थे कि वेंचुरी मास्क में ये सारे उसके अलग अलग आते हैं प्रोब जो इसमें लगते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू 24% टू 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दी जा सकती है। ठीक है, ऐसे वेंचुरी मास्क लगा रहता है। ये वेंचुरी मास्क का डायग्राम है गाइज। ठीक है, आप नेट पे और भी आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कोई ट्रिक बना के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सीधा, ब्लू कलर वेंचुरी मास्क कितना दे सकते हैं 2 लीटर फ्लो रेट। ठीक है, 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइज। व्हाइट कलर का पूछ सकता है, ऑरेंज का पूछ सकता है, येलो का पूछ सकता है, और रेड का पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने ये एक गाइज उसके लिए एक ट्रिक बनाया था, GRYO गारियो WB। ठीक है, तो ये ब्लू है वेंचुरी मास्क, ठीक है, ये व्हाइट वेंचुरी मास्क है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है। तो इसमें हमने क्या कर दिया था, इसमें 2% कर दिया, इसमें 4% कर दिया। देखिए गाइज, एक बार वापस लिखता हूं इसको। तो गाइज मैंने वेंचुरी मास्क का कलर कोडिंग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया था गाइज, ये है ग्रायो WB। ठीक है, कैसे याद रख लो, ठीक है, ग्रायो WB। ठीक है, जी में क्या करना है अपने को, ठीक है, ये ग्रीन कलर हो गया, कौन सा कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, ये हो गया रेड, कौन सा हो गया रेड, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया वाइट, और ये हो गया ब्लू का एग्जाम में क्वेश्चन आया था गाइज। तो हमें क्या करना है गाइज, तो हमें इसमें लिख देना है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना दे सकते हैं ब्लू के थ्रू, तो इसको 2% कर दो, 2 लीटर पर मिनट, ये 4 लीटर पर मिनट, ये 6 लीटर पर मिनट, ये 8 लीटर पर मिनट, ये 10 लीटर पर मिनट, और ये 15 लीटर। ऐसे याद कर लो, 2 4 6 8 10, उसके बाद डायरेक्ट 15। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम 24% कंसंट्रेशन दे सकते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे लिखते रहिए उल्टा, 24 के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 28। यहां थोड़ा सा अलग होगा गाइड, यहां 31% होगा, कितना होगा 31%। इसमें हमने क्या जोड़े थे +4, तो कितना हो गया 28। ठीक है, इसमें हम 3 ही जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर वापस 4 जोड़ेंगे +4, तो यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40%। गाइस ये आपको याद करना है कोई भी ट्रिक बनाकर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्ट 60। ठीक है, तो वेंचुरी मास्क के थ्रू हम 24% से लेके 60% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे सकते हैं। ये आप ट्रिक देख लो, अगर आप काम में लो तो, नहीं तो अपना खुद का कोई ट्रिक बना लो। मैंने बनाया था ग्रायो WB। ठीक है, इसमें ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट जैसे 2 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट, 8 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू का पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो कितना 24%। तो गाइज इसको याद रखिएगा। तो गाइज हम मास्क पढ़ रहे थे, मास्क के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले वेंचुरी मास्क, फिर उसके पढ़े थे वेंचुरी मास्क के अंदर उसका कलर कोडिंग, जैसे ब्लू कलर मास्क हो गया, व्हाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर गाइज, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मास्क के अंदर ही पार्शियल रीब्रीथर मास्क। कौन सा पढ़ेंगे, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है गाइज, अब हम देख रहे हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क।
क्या देख रहे हैं, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क में क्या होगा गाइस, एक रिजर्वायर लगा होगा, क्या लगा होगा, रिजर्वायर। ठीक है गाइस, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कभी फोटो देखकर भी अगर पूछ लेना तो आपको पता रहेगा गाइस। ठीक है, तो इस रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना होता है, कितना होता है इसका, 1.5 लीटर। कितना होता है, 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। एक जगह हमने 1.5 और काम में लिया था, क्या लिया था, 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, नेजल कैनुला का साइज होता है। क्या होता है, नेजल कैनुला का साइज, वापस बता दिया गाइस ऐसे ही। लेकिन पार्शियल रीब्रीथर मास्क में क्या होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क में एक रिजर्वायर लगा होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन देते हैं। पार्शियल रीब्रीथर मास्क के अंदर हम जो ऑक्सीजन इसके अंदर आती है ना, इसमें कुछ CO2 भी आती है। ठीक है, तो ये CO2 जो होती है ना, वापस CO2 भी थोड़ी बहुत जो पेशेंट होता है इनहेल कर लेता है। CO2 वापस इनहेल कराने के लिए, ठीक है, हम पार्शियल रीब्रीथर मास्क भी यूज में लेते हैं। इसका फ्लो रेट कितना होता है गाइस, फ्लो रेट पे क्वेश्चन आते हैं, अभी हमने देखे ही थे फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट कितना होता है, 6 to 15। कितना होता है, 6 to 15 लीटर। ठीक है, और एवरेज पूछ ले, मिनिमम एवरेज तो कितना होगा, 10 लीटर पर मिनट। कितना होगा, 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, 6 to 15 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं पार्शियल रीब्रीथर मास्क के थ्रू। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को, हम पार्शियल रीब्रीथर के बाद पढ़ेंगे नॉन रीब्रीथर मास्क। अगर किसी पेशेंट को नॉन रीब्रीथर मास्क से एलर्जी है तो हम कौन सा काम में लेते हैं, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसके पीछे रिजर्वायर लगा होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन वापस इनहेल कर सकता है पेशेंट। रिजर्वायर का जो कैपेसिटी होता है फॉर कैरिंग ऑक्सीजन तो कितना होता है, 1.5 लीटर। कितना होता है, 1.5 लीटर। इसमें क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी 1/3 भाग CO2 का वापस इनहेल कर दिया जाता है पेशेंट के थ्रू। जितना पेशेंट CO2 एक्सहेल करता है उसका 1.3%, उसका 1.3 पार्ट, 1/3 पार्ट वापस इनहेल कर लेता है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे नॉन रीब्रीथर मास्क। क्या पढ़ेंगे, नॉन रीब्रीथर मास्क। पहले हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ठीक है, पार्शियल रीब्रीथर में हमने देखा था उसका फ्लो रेट कितना होता है, 6 to 15%, और उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होता है, उसमें पार्शियल रीब्रीथर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 70 to 90, और इसमें क्या होता है, मोर देन 90%। नॉन रीब्रीथर में क्या होता है, मोर देन 90%, मोर देन 90% O2 कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और इसमें दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर इतना सा फर्क है। ठीक है, अगर फोटो देके पूछ लेना ये चेंजेस आएगा। ठीक है, इसमें एक ओपनिंग जैसा दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द मास्क डिलीवर्ड मोर देन 90% ऑक्सीजन, कौन सा ऐसा ऑक्सीजन का मास्क है जिसके थ्रू हम 90% से ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, नॉन रीब्रीथर मास्क। क्या होगा गाइस, नॉन रीब्रीथर मास्क। ये हमेशा गाइस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉन रीब्रीथर मास्क इज आल्सो नोन एज हायर कंसंट्रेशन मास्क। क्या बोलते हैं इसको, हायर कंसंट्रेशन मास्क। क्या बोलेंगे, हायर कंसंट्रेशन मास्क। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, मोर देन 90%, और इसमें फ्लो रेट कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट। कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट। उसमें कितना था, पार्शियल रीब्रीथर में कितना था, 6 to 15, और इसमें कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट। ठीक है गाइज, और इसमें जो रिजर्वायर बैग होगा, इसमें जो रिजर्वायर बैग होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी गाइज, ये ध्यान रखना। रिजर्वायर बैग की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 लीटर। कितनी होगी, नॉन रीब्रीथर में 2 लीटर, और पार्शियल रीब्रीथर में कितना था, 1.5 लीटर। कितना था, 1.5 लीटर इसका रिजर्वायर का कैपेसिटी। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन देने के लिए अगर हमें कोई मास्क काम में लेना है, मोर देन 90% ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा काम में आएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क। याद रखिएगा गाइस। ठीक है गाइस, हमने सिंपल मास्क भी देख लिया, वेंचुरी मास्क भी देख लिया। ठीक है, सिंपल मास्क ऐसे ही नॉर्मल काम में लेने के लिए। ठीक है, एरोसोल मास्क। ठीक है, एरोसोल मास्क में क्या होगा, यहाँ एक बड़ा सा ओपनिंग होता है एरोसोल मास्क में। ठीक है, उसमें हायर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी होती है। कौन सी देनी होती है, हायर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पार्शियल रीब्रीथर देख लिया, इसका कैपेसिटी 1.5 होता है। ठीक है, नॉन रीब्रीथर कैपेसिटी इसका 2 लीटर, हायर कंसंट्रेशन के लिए, किसने, हायर कंसंट्रेशन के लिए। और मोर एक्यूरेट के लिए क्या, कौन सा आंसर होगा, मोर एक्यूरेट ऑक्सीजन देने के लिए, तो वेंचुरी मास्क। ठीक है, वेंचुरी मास्क। ये ध्यान रखिए गाइस, हमने सारे पढ़ लिए। आप एक बार वापस वीडियो को देख के आराम से पढ़ लीजिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टेंट मेथड। ठीक है, टेंट मेथड में ऑक्सीजन थेरेपी काम में लीजिए। अगर कोई पेशेंट बर्न पेशेंट है, क्या है, अगर कोई पेशेंट बर्न पेशेंट है,
अगर कोई बर्न वाला पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी किसके थ्रू दी जाती है? टेंट मेथड के थ्रू। ठीक है गाइज, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऐसे में। और टेंट मेथड का डिसइंफेक्शन किससे किया जाता है? तो 2% एसिडिक एसिड से। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को साथ में डाला है। ठीक है, बर्न पेशेंट में टेंट मेथड के थ्रू ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि टेंट मेथड एक तरीके से परमानेंट टेंट जैसा लगा होता है। ठीक है, तो उसका डिसइंफेक्शन किसके थ्रू किया जाता है? 2% एसिडिक एसिड। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन टेंट मेथड किसी पेशेंट, किसी बेबी पे काम में ले रहे हैं। एक ऑक्सीजन टेंट कंसिस्ट ऑफ ए कैनोपी प्लेस्ड ओवर द हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ओवर द एंटायर बॉडी टू द पेशेंट, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द हायर लेवल देन ए नॉर्मल, सम डिवाइसेस कवर ओनली ए पार्ट ऑफ द फेस। ठीक है, बर्न पेशेंट के लिए काम में लिया जा सकता है, छोटे बच्चे के लिए काम में लिया जा सकता है। और इसका डिसइंफेक्शन किसके थ्रू किया जाता है? कौन से केमिकल के थ्रू किया जाता है? तो 2% एसिटिक एसिड। कौन सा? 2% एसिटिक एसिड। नाउ वी कम्स ऑन द हुड मेथड। कौन सा मेथड? हुड मेथड। ठीक है, हुड मेथड में जो इन्फेंट होता है, जो इन्फेंट होते हैं, जो नियोनेट होते हैं, ठीक है, जो एक, ठीक है, नियोनेट होते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न होते हैं, उन बच्चों को ऑक्सीजन थेरेपी काम में लेने के लिए, ठीक है, नियोनेट और इन्फेंट के लिए। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट कितना होता है? 1.5 लीटर पर मिनट। कितना होता है? 1.5 लीटर पर मिनट। ठीक है, हुड्स प्रोवाइड अप टू 80 to 90% ऑक्सीजन, गुड ह्यूमिडिफिकेशन एंड कंट्रोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए कंट्रोल्ड टेम्परेचर टू अलाउ इजी असिस्ट टू द चाइल्ड फॉर अदर केयर। ठीक है, टेंट्स फॉर ओल्डर, ठीक है, ओल्डर चाइल्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द O2 थेरेपी। क्या क्या हो सकता है? इंड्यूस्ड एपनिया हो सकता है। ठीक है, इंड्यूस्ड एपनिया। ठीक है, उस पेशेंट में ऑक्सीजन के हायर कंसेंट्रेशन की वजह से O2 टॉक्सिसिटी हो सकता है। ठीक है, इम्बैलेंस हो सकता है CO2 और O2 के बीच में। क्या हो सकता है? इम्बैलेंस हो सकता है CO2 और O2 के बीच। तो इंड्यूस एपनिया नहीं हो तो उसके लिए क्या काम में लेना है? नॉन रीब्रीथर मास्क नहीं लगाना है, उसकी जगह पार्शियल रीब्रीथर मास्क लगाना है। कौन सा लगाना है? पार्शियल रीब्रीथर मास्क। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई किस में होगा? हायर कंसेंट्रेशन की वजह से हो रहा है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया। तो हायर कंसेंट्रेशन किसके थ्रू दे सकते हैं हम? नॉन रीब्रीथर मास्क के थ्रू। तो अगर किसी को नॉन रीब्रीथर लगा हुआ है तो हमें कोशिश करनी है कि उसको पार्शियल रीब्रीथर पर लाया जा सके पेशेंट को। ठीक है गाइस, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, फायर हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज ए इन्फ्लामेबल गैस, मैंने पहले बताया था। तो क्या हो सकता है? फायर इन द वार्ड, आग लग सकती है वहां पर ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, कोई ना कोई रीजन से। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है तो मेन कॉज क्या होता है फायर का? अगर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन स्पीड में लीकेज हो रहा है तो वहां पे आग लग सकती है। ठीक है, तो अगर किसी वार्ड में आग लगी है तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, रेस, RACE। ठीक है, आर का मतलब रिमूव कैजुअलिटी, पेशेंट को जो भी फायर सोर्सेज है वहां से हटा के एक सही जगह पे दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करना। ये प्रायोरिटी वाइज है। अगर ऑप्शन में वो पूछेगा, चारों ऑप्शन देगा, तो अपने को प्रायोरिटी ध्यान में रखना है। सेकंड रेस में आर का मतलब हो गया रिमूव कैजुअलिटी। सेकंड हो गया ए का मतलब अलार्म। ठीक है, आपको अलार्म बजाना है कि यहाँ पे आग लग गई है, ये हो गया। ठीक है, इन्फॉर्म करना है किसी को। ठीक है, सी का मतलब होता है कन्फाइन करना। कन्फाइन का मतलब एक जगह पे रोक लेना। जैसे यहाँ पे आग लगी है तो इसको एक जगह पे रोक लो, कन्फाइन कर दो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज द डोर एंड विंडोज। क्या करना पड़ेगा? क्लोज द डोर एंड विंडोज। एंड फोर्थ में क्या करेंगे? एक्सटिंग्विशर, जो फायर को रोकने के लिए जो काम में लिए जाते हैं एक्सटिंग्विशर, वो काम में लेना है। तो आपको हमेशा रेस वर्ड याद रखना है। ठीक है गाइस, और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन में जो भी होगा आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट आर को, सेकंड ए को, थर्ड सी को और फोर्थ ई को। ठीक है, सबसे पहले रिमूव कैजुअलिटी, पेशेंट को वहां से हटाना है। सेकंड अलार्म बजाना है। थर्ड कन्फाइन करना है। फोर्थ एक्सटिंग्विशर काम में लेना आग को बुझाने के लिए। ठीक है, ये वाले फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेना जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, आग को बुझाने के लिए। तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ में काम में लेना। ठीक है, RACE, ये ध्यान रखना गाइस। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर भी दिखाए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में चित्र देख के पूछ ले। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एटेलेक्टेसिस हो सकता है, यानी कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई और लंग्स। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन अगर फ्लो रेट में ऑक्सीजन देंगे तो क्या हो सकता है? एटेलेक्टेसिस हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि एल्वियोलाई इन्फ्लाम्ड क्यों रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल की वजह से कुछ सरफेक्टेंट बनते हैं। ठीक है, उसके थ्रू एल्वियोलाई इन्फ्लाम्ड, मतलब फूला हुआ जैसा रहता है। ठीक है, इन्फ्लेटेड रहता है। ठीक है, इन्फ्लेटेड, सॉरी इन्फ्लाम्ड नाम आ गया, इन्फ्लेटेड रहता है। ठीक है,
तो हायर कंसंट्रेशन देंगे तो क्या होगा, एटेलेक्टेसिस, ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एटेलेक्टेसिस, इसको ध्यान रखना, कोलेप्स ऑफ द एल्वियोलाई और लंग्स, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भी हेल्प करती है एल्वियोलाई को इन्फ्लेटेड रखने में, ठीक है। तो अगर एटेलेक्टेसिस किसी पेशेंट का कंडीशन हो रहा है तो क्या करना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ठीक है। लास्ट क्या हो सकता है, पेशेंट को रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है, क्या हो सकता है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। सो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन आप अगर ऑक्सीजन देंगे ना किसी पेशेंट को तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस हो जाएगा रेटिनल ब्लड वेसल्स में, क्या हो जाएगा। अगर कोई बच्चे को हम हायर कंसंट्रेशन दे रहे हैं ऑक्सीजन का तो क्या हो सकता है, उसके रेटिना के अंदर, आई के अंदर, रेटिना के अंदर फाइब्रस हो जाएगा रेटिनल ब्लड वेसल्स का, जिसमें क्या हो सकता है, जो प्री मेच्योर बच्चा है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन हमने उसको हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे दी है, या कोई न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो उसमें रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो जाएगा, बच्चा अंधा हो सकता है, ठीक है, बेबी कैन बी ब्लाइंड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोज की ये ना किस में करेगा, प्री मेच्योर बेबी में, किस में करेगा, प्री मेच्योर बेबी में। लेकिन अडल्ट पूरी तरीके से ब्लाइंड तो नहीं होगा लेकिन उसको क्लाउडी जैसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करें, जितना करना था मैंने मतलब कोशिश किया है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए कुछ थोड़ा फास्ट इसको एंड भी किया है। तो गाइज इसमें आपको कुछ कमी लगे, कुछ क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो को देख के फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो के थ्रू सोल्व कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ कमी लगी है, कुछ चेंजेस करना है तो गाइज मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव ए गुड डे।